एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल इवनिंग में हमने डे 4 के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम रिसर्च के क्वेश्चंस को अभी कर रहे हैं। तो कल से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विचलनशीलता के मापकों में सबसे सरल माप है। विचलनशीलता के जो मापक है उसमें से सबसे सरल माप कौन सा माना जाता है? विस्तार या प्रसार, मानक विचलन, माध्य विचलन, माध्य और मानक दोनों। तो जो विचलनशीलता जो डेविएशन जो देखा जाता है उसमें सबसे इजी कौन सा है? तो सबसे सरल जो माप है वो होता है विस्तार या प्रसार। ठीक है, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के मर्टन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पर इस प्रश्न में एक टर्म आई है अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो जो मर्टन है ये कंटेंट एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण में इन्होंने कौन सी चीज़ को शामिल नहीं किया है और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये आपको बताना है। तो मर्टन ने एक आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों की गणना और अभियान विश्लेषण इन तीनों को शामिल किया है, लेकिन औसत विचलन को शामिल नहीं किया है। ठीक है, किसको नहीं किया है? औसत विचलन को। तो मर्टन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण में ये औसत विचलन नहीं होगा। इसके अलावा आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों की गणना और अभियान विश्लेषण ये तीनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 से अधिक चरों के अध्ययन के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं? जहाँ पे 2 से अधिक चर होंगे तो हमें अगर उनके बीच में कोई परीक्षण करना है तो हम वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट या फिर यूल टेस्ट? तो इसमें हम अप्लाई करते हैं एनोवा टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाजमिति पद्धति या सोशियोमेट्री मेथड इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोजर, रॉबर्ट पार्क, जेल मोरेनो या फिर हार्वर्ड? तो सोशियोमेट्री मेथड जो है इसको यूज़ किया है जे.एल. मोरेनो ने। तो सी इसका राइट हो जाएगा, जे.एल. मोरेनो। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर एक और पुस्तक पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जे.एल. मोरेनो की। किसी को याद है क्या वो बुक? अगर याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो जे.एल. मोरेनो की पुस्तक का क्या नाम है। बहुत ही फेमस है, अगर कोई नहीं बता पाएगा तो फिर नेक्स्ट की वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगी। बट अभी आप लोग कमेंट करिए। कल के जो क्वेश्चन मैंने पूछा था तो उसका राइट आंसर है कार्ल पॉपर, और बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है तो उनके लिए थम्स अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मनोवृत्ति मापने का पैमाना किसने बनाया था? मनोवृत्ति अगर हमको मापनी है तो उसके लिए हम जो पैमाना प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले किसने बनाया था? थर्स्टन, लिकर्ट, बर्नार्ड या फिर मोरेनो? जे.एल. मोरेनो। तो किसने बनाया था ये? तो ये बनाया था थर्स्टन ने। सर्वप्रथम पूछ रहा है ना, तो थर्स्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रोट द बुक द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड? द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन स्टुअर्ट चेज, गुडे हॉट, गाल्टन या फिर पी.वी. यंग? तो द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं स्टुअर्ट चेज। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित एक बहुत ही फेमस कोटेशन दिया है जो कि बहुत बारी पूछा जाता है। अभी वैज्ञानिक पद्धति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वो कोटेशन आएगा। बुक का नाम है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अगली जो क्वेश्चन है उसमें भी पुस्तक ही पूछी गई है, द स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, और ये बहुत आसान पुस्तक है, ये सभी को पता होगा। इसके जो राइटर हैं वो है विलियम एफ वाइट। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, और इसमें इन्होंने कौन सी विधि का प्रयोग किया था? सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्कालिक समस्या का पता लगाने और समस्या समाधान के लिए किस शोध का प्रयोग किया जाता है?
अगर हमको कोई कोई समस्या है और हमको उसका तुरंत समाधान ढूँढना है, उसको उसको जानना है और उसको तुरंत समाधान ढूँढना है, तो तात्कालिक समस्या का अगर हमको पता लगाना है और समाधान ढूँढना है, तो फिर वहाँ पर कौन-सा शोध हो जाएगा? मौलिक शोध, अन्वेषणात्मक शोध, क्रियात्मक शोध या फिर वर्णनात्मक शोध? तो जब भी तात्कालिक समस्या होगी और समस्या समाधान के लिए जब हम उसको यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा एक्शन रिसर्च। देखो, समस्या समाधान के लिए जब भी हम कोई रिसर्च यूज़ करते हैं, तो वो आ जाती है व्यवहारिक में, और व्यवहारिक में भी एक भाग आता है क्रियात्मक का, जिसमें हम तात्कालिक समस्या को पता लगाते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो क्रियात्मक शोध जो है ये व्यवहारिक शोध का ही एक भाग है, उसका प्रकार है। मौलिक शोध में क्या होता है? मौलिक शोध में ज्ञान प्राप्ति के लिए या जो स्टार्टिंग जो होता है ना मतलब नॉलेज के लिए, उसको हम अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। अन्वेषण में हमको कुछ नहीं पता है, शोध जो समस्या है, तो हम एक्सप्लोर करेंगे। वर्णनात्मक में हमको बस वर्णन करना होता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि ज्ञान का स्रोत तात्कालिक समस्या और ज्ञान का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना है? ज्ञान का स्रोत क्या है? तात्कालिक समस्या, और ज्ञान का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करने, यानी एक्शन रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये जो कथन है ये किसने कहा है? जॉन डीवी, जॉन मिल्स, चार्ल्स बूथ या फिर लेजर्सफील्ड? तो ये एक्शन रिसर्च से संबंधित जो कोटेशन है ये कहा है जॉन डीवी ने। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में दिए गए निम्न शोध के प्रकारों में कौन सा शोध पूर्वागामी अध्ययन, इंग्लिश में बोलते हैं पायलट स्टडी, के समरूप है? पायलट स्टडी के ही जैसे किया जाता है। तो इसमें से कौन सा वो रिसर्च है? वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, व्याख्यात्मक या फिर क्रियात्मक? तो जो पायलट स्टडी होता है उसको मतलब मुख्य अध्ययन से पहले हम एक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होता है। तो सेम चीज़ किस में हो जाएगी? अन्वेषणात्मक, या थोड़ा सा हमको एक्सप्लोर करना है तो अन्वेषणात्मक रिसर्च में सेम चीज़ हो जाएगी। बी इसका राइट हो जाएगा, पायलट स्टडी के समरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित स्रोत से प्राप्त सामग्री के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो जहाँ भी लिखित स्रोत आ जाए और थोड़ा सा आ जाए कि संचार सामग्री का, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा कंटेंट एनालिसिस। और कंटेंट एनालिसिस से अभी हमने किसको बताया था? मर्टन को। तो बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि का सर्वप्रथम विकास किस लिए हुआ? क्यों हुआ? जो कंटेंट एनालिसिस है इसका सर्वप्रथम विकास किस लिए हुआ? संचार के साधनों से प्रसारित सामग्री के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए, या फिर धार्मिक पुस्तकों के विश्लेषण के लिए, या फिर बायोग्राफी के गहन अध्ययन के लिए, या फिर सभी? तो कंटेंट एनालिसिस की बात आ रही है, और अभी मैंने आपको बताया था कि कंटेंट एनालिसिस में संचार सामग्री का हम विश्लेषण करते हैं सही तरीके से। तो संचार साधनों से प्रसारित जो सामग्री है उसका विश्लेषण करने के लिए इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। धार्मिक पुस्तकों के लिए तो हर्मेन्यूटिक्स आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वस्तु विश्लेषण द्वारा किन तथ्यों से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण किया जाता है? कौन कौन से तथ्य होते हैं? प्राथमिक स्रोत से जो प्राप्त होते हैं, या फिर द्वितीयक स्रोत से जो प्राप्त होते हैं, या फिर दोनों से, या फिर सिर्फ अवलोकन से प्राप्त तथ्यों से? तो जहाँ पे कंटेंट एनालिसिस की बात आ रही है तो वहाँ पर जैसे किसी ने रिसर्च की है तो वो उसके लिए प्राथमिक स्रोत हो गया, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो द्वितीयक हो गया। तो दोनों ही स्रोतों का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट वर्ग की वस्तुओं, घटनाओं, व्यक्तियों, संबंधों की सभी इकाइयों के कल्पित गुणों के आधार पर दिए गए नाम को कहते हैं। एक कुछ घटनाएं हैं, कुछ व्यक्तियों के संबंध है, उनमें कुछ हमने कल्पित गुण बता रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अवधारणा, सिद्धांत, तथ्य, प्रविधि या फिर पद्धति? तो इसको हम कहेंगे कि ये एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक हमने कैटेगरी बता दी, एक विशिष्ट कैटेगरी बना ली और उसमें से उनकी इकाइयों के हम गुण कुछ बता रहे हैं, यानी कि एक समथिंग कुछ कॉन्सेप्ट जैसा बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा अवधारणा। ये अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अवधारणा को संवेदनशील अवधारणा कहा? संवेदनशील
अवधारणा, ये किसने कहा था? जो कॉन्सेप्ट होता है वो संवेदनशील अवधारणा होती है, ये कथन किसका है? ब्लूमर, हर्बर्ट मीड, स्टुअर्ट चेज या फिर स्टुअर्ट मिल? तो संवेदनशील अवधारणा ये कहा था ब्लूमर ने। किसने? ब्लूमर ने। अगला क्वेश्चन, किसने अवधारणा के दो प्रकार बताए? अब ये जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जो तथ्य आता है आपका, एक टॉपिक है, एक अवधारणा टॉपिक आता है, सिद्धांत टॉपिक आता है, वहाँ से है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद करते चलिए। किसने अवधारणा के दो प्रकार बताए हैं? एक बताया गुणात्मक और एक बताया परिमाणात्मक। जेटी डावी, जेटरबर्ग, टर्नर या फिर FN कर्लिंगर। तो अवधारणा के दो प्रकार, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं J.T. डावी ने, कि दो प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव और एक होते हैं क्वांटिटेटिव। J.T. डावी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं? जो कॉन्सेप्ट होती हैं उनसे क्या होता है? निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया, उसको वो संभव बनाती हैं। डिडक्टिव जो तार्किक प्रक्रिया है उसको संभव बनाती हैं और इससे हमारा प्रत्यक्ष जो ज्ञान है और हमारा अनुभव है इसमें वृद्धि होती है। ये किसने कहा था? ब्लूमर, मीड, टर्नर या फिर मर्टन। तो ये भी कथन है ब्लूमर का, इसका भी ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक अवधारणाओं के बीच अंतर पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? जो दो कॉन्सेप्ट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको क्या कहेंगे? संदर्भ परिधि, तार्किक रचना, अवधारणा या फिर सिद्धांत? तो इसको कहेंगे संदर्भ परिधि। दो या दो से अधिक अवधारणाओं के बीच जो अंतर पारस्परिक संबंध है उसको हम कहेंगे संदर्भ परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं? तो जहाँ भी सामाजिक घटनाएं और समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन हम कर रहे हैं तो उसको हम अनुसंधान कहेंगे। कल मैंने पढ़ाई थी, ये जो रिसर्च वाला मैंने पढ़ाया था, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ विशेषताएं, जिसमें मैंने पढ़ाई थी, तो वहाँ पर ये मैंने बताया हुआ है। बताओ कौन है इसका आंसर? करेक्ट, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर है C.A. मोजर, क्योंकि नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही बात करते हैं। और अगर नवीन ज्ञान प्राप्त करना और पुराने तथ्यों का परीक्षण होता तो फिर वो डेफिनेशन अलग हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त अवधारणाओं को अनुभाविक तथ्यों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया या उसे मापने योग्य बनाना क्या कहलाता है? अवधारणाएं कैसी हैं? अमूर्त हैं और उनको आनुभाविक तथ्यों के साथ अगर हम जोड़ के देख रहे हैं, उसको मापने योग्य बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अवधारणाओं का संक्रियाकरण या फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर थ्योरी वेरिफिकेशन? तो इसको हम क्या कहेंगे? तो जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको हमने आनुभाविक तथ्यों के साथ जोड़ दिया तो इसको कहते हैं ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट या फिर इसको कहते हैं अवधारणा का संक्रियाकरण या प्रचालनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि सिद्धांत के बिना तथ्य अंधे होते हैं और तथ्य के अभाव में सिद्धांत खोखले? यानी कि सिद्धांत और तथ्य ये एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा मानना किसका है? कॉम्ट, PH मान, सेल मार्शर या फिर C. राइट मिल्स? तो ये जो कथन है ये है कॉम्ट का, कि सिद्धांत के बिना तथ्य अधूरे हैं और तथ्य के अभाव में सिद्धांत जो है खोखले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटन दिस बुक फैक्ट एंड हाउ टू फाइंड देम? बैगले, लुंडबर्ग, फेंस्टिंगर या फिर PV यंग? फैक्ट एंड हाउ टू फाइंड देम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बैगले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ सोशल साइंस रिटन बाय बेकन, पीटर विंच, ग्लेसियर बर्ने या फिर इमैनुअल कांट? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये और ये आप लोगों को पता होगा आई होप। द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेज रिटन बाय पीटर विंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मिलती जुलती पुस्तक है। द आइडिया ऑफ साइंस, देखो सोशल साइंसेस पीटर विंच की हो गई और द आइडिया ऑफ साइंसेस ये किसकी है? तो ये है फ्रांसिस बेकन की। फ्रांसिस बेकन किसके फादर हैं? इंडक्टिव मेथड के फादर माने जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य अध्ययन के परीक्षण के तौर पर छोटे से प्रतिशत प्रतिदर्श पर किया गया अन्वेषण क्या कहलाता है? अगर हम मुख्य अध्ययन के परीक्षण के तौर पर किसी छोटे से प्रतिदर्श पर कोई कुछ भी अन्वेषण कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुभव सर्वेक्षण, पायलट स्टडी, शोध तथ्य संकलन या फिर मौखिक शोध अध्ययन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रही थी ना कि मुख्य अध्ययन से पहले एक छोटा सा अध्ययन हम अगर करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पायलट स्टडी। छोटे से एक तरीके से एक्सप्लोर करते हैं तो वो हो जाएगा पायलट स्टडी, बी राइट है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।